Hello friends, welcome to Paralegal Study. BAPG 172 Governance Issues and Challenges. उसकी यूनिट आज हम 4 देखेंगे, स्टेक होल्डर्स इन द गवर्नेंस. So first of all, what do you mean by the stakeholder? Friends, stakeholders means any organization, or we can say stakeholders means any group or individual who can affect or affected by the government's work, or we can say organization's work. सिंपल एग्जांपल अगर हम समझें कि जैसे कई बार क्या होता है, व्हेन द गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज टेकन अप ए प्रोजेक्ट फॉर मेकिंग द हाईवेज, तो ड्यूरिंग दैट टाइम द लोकल रेजिडेंट्स एंड द पर्सन्स और द people who use the highway are the stakeholders because they positively or negatively get affected due to the implementation of the project. मीन्स जैसे स्टेक होल्डर्स में वो लोग आ जाएंगे कि कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशंस है या जैसे गवर्नमेंट है, जब वो कोई अपना वर्क करती है, जब कोई अपना उसका ऑब्जेक्टिव उसको फुलफ़िल करना हो, जैसे हाईवे बनाना है, ठीक है, तो हाईवे बनाने के दौरान ट्रैफिक को डाइवर्ट कई बार किया जाता है. इसके अलावा जैसे जो वहाँ के नियर बाई जो रेजिडेंट जो पीपल हैं वो भी उससे अफेक्ट होते हैं. द लेटेस्ट आप एग्जांपल देख सकते हो मेट्रो लाइन का, कि जो मेट्रो लाइन कई बार या रेलवे लाइन इस तरीके से जो बिछाई जाती है, तो उस दौरान अगर वो किसी ऐसे एरिया से गुजर रही है जहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, तो पीपल्स ऑल्सो अफेक्टेड एंड द पर्सन who used that particular part also affected positively or negatively. तो कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए कहने का मतलब यही है कि वो कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट से वो उनको हम कह सकते हैं उसका इम्प्लीमेंट या उनका पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है. तो ये सिंपल सा मतलब हुआ स्टेक होल्डर्स का, ठीक है. और स्टेक होल्डर्स जो टर्म है वो रिसेंट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें गवर्नेंस की, जब भी बात आती है, हमने देखा था गवर्नेंस का मतलब ही है कि अब जो गवर्नेंस टर्म है इज़ एसोसिएटेड विद द गुड गवर्नेंस ऑल्सो. मीन्स गवर्नेंस का मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो मोर ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, इसके अलावा पीपल्स का पार्टिसिपेशन बढ़े, और सबसे मेन चीज़ कि एक कोलैबोरेशन देखने को मिले बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिविल सोसाइटीज़ and the corporate world. So this is the basic definition of the stakeholder. Next is the meaning of the means stakeholders theory क्या कहती है. So stakeholder theory is a concept framework of the business ethics and the organizational management which address the moral and ethical values. इसका सिंपल सा मतलब है कि स्टेक होल्डर्स थ्योरी जो है वो क्या है, इज ए फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस एथिक्स, की जो बिजनेस मॉडल है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो कैसा हो, एंड दे एड्रेसेस द मोरल और एथिकल वैल्यूज इन द मैनेजमेंट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेसेस हैं, वो अपने यहाँ पे एथिक्स को, अपने यहाँ वैल्यूज़ को, उन सब को जो ये जगह दें, ठीक है, जिससे कि जो कंपनी है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा पीपल फ्रेंडली और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो काम कर सके. तो सिंपल सी हम भाषा में बात करें कि दिस स्टेक होल्डर थ्योरी गिवन बाय द इयान मिट्रोफ, ठीक है, तो इयान मिट्रोफ इन हिज बुक स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन माइंड विच पब्लिश्ड इन द 1983. सो फर्स्ट टाइम द टर्म स्टेक होल्डर थ्योरी is used by the Ian Mitroff in his book Stakeholder of the Organization Mind, which is published in the 1983. The stakeholder theory also pointed out that it is not just the people who own the stocks in a business who gain, but we can say कि each business decisions or and each decision of the corporate world potentially affect the well-being of many people. So every business has the obligations to get involved directly or indirectly, including the stakeholders, and stakeholders where means the employer or supplier, customer, local community, and so on. So if any organization takes certain decision which affects certain section of the population, then stakeholder theory possesses to bring all affect population into decision making.
जैसे इसको आप सिंपल से हिंदी में अगर आपको समझना हो तो आप उसको ये भी ले सकते हैं कि जैसे मैंने एक तो बताया कि स्टेक होल्डर्स जो थ्योरी है वो एक फ्रेमवर्क तैयार करती है कि जो मैनेजमेंट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने यहाँ पे एथिक्स और वैल्यूज़ को प्रमोट करें। और ये जो थ्योरी है ये एक और भी पॉइंट आउट करती है, ये करती है कि जैसे कोई भी बिजनेस जो है, बिजनेस हाउसेज जो हैं वो डिसीज़न लेते हैं, तो उनका जो डिसीज़न है नॉट ओनली अफेक्ट द पीपल हु बिकेम पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, सिर्फ उन्हीं को ही वो अफेक्ट नहीं करता है, बट जो और भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मैंने कहा कि और जो कॉमन पीपल हैं, जो सिटीजन्स हैं, और जो एम्प्लॉयर सप्लायर के अलावा भी जो उनके अलग जो पीपल है, या मैं कहूँ एज ए कम्युनिटी के रूप में, क्योंकि कोई भी कंपनी है वो कहीं ना कहीं तो सेटअप होगी ही, तो वहाँ कम्युनिटी के रूप में अगर हम बात करें तो वो सब लोग भी उस डिसीजन से अफेक्ट होते हैं। सो स्टेक होल्डर्स थ्योरी पॉइंटेड आउट दैट इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टेक एनी सर्टेन डिसीजन then then it became the people friendly in nature, which affect the entire citizen और entire people positively, है ना। तो आपको ये थ्योरी जो है, और कभी भी फ्रेंड्स जो ये टर्म आपको जब सुनाई देना थ्योरी, तो थ्योरी का मतलब ही होता है विच इज़ एप्लीकेबल फॉर द वॉल वर्ल्ड, ठीक है, कंप्लीट के लिए। थ्योरी नोट ए नैरो टर्म, थ्योरी इज जस्ट ए ब्रॉड टर्म। सो स्टेक होल्ड थ्योरी जो है इसका मतलब ही है कि ब्रॉड वे में इसको बोला गया है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन से ये उम्मीद की जाती है कि वो जो डिसीज़न ले वो ज़्यादा मीन्स एथिकली और इसके अलावा वैल्यू बेस्ड उसकी मैनेजमेंट हो, विच पॉजिटिवली इम्पैक्ट द एंटायर पीपल। नेक्स्ट है सॉरी फ्रेंड, stakeholders in the governance process. So what is meant by the stakeholders in the especially governance process? So friends, we see that after the LPG reforms, means liberalization, privatization and the globalization, or we can say the social or economic challenges to be addressed with the participation of the stakeholders. So now government and corporate world also wants to be people became more aware, and they also contribute in the society, and they also expect that the civil societies and the common people also contribute in their businesses and in their policies, ठीक है। तो सिंपल सी हम बात करें कि यहाँ पे स्टेक होल्डर्स का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसमें क्या है कि इट बेनिफिट द लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इट बेनिफिट द लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, एंड हियर द टर्म ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स ए सोशल अरेंजमेंट, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब होता है, कभी भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हुई, इसके अलावा और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो हियर ऑर्गेनाइजेशन टर्म्स मीन्स द सोशल अरेंजमेंट विच परस्यू कलेक्टिवली गोल। तो ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही है एक तरीके से सोशल अरेंजमेंट हो, और जो ये संस्थाएं हैं वो क्या करें, उनका जो गोल हो वो क्या हो, कलेक्टिवली गोल हो। कलेक्टिवली गोल का मतलब ही है कि control its own performance and has boundaries separate from the environment. There are the various type of organization like government, corporate sector, non NGOs, and इसके अलावा कुछ international organization भी हैं like IMF और World Bank, UN, etc. So these organizations took various decisions which are in favor of the common people and which ensure the good governance in their delivery, in their work, है ना। सो सिंपल सी हम बात करें कि 21st सेंचुरी के बाद से जो पूरी दुनिया है उसका मॉडल बदला है, और अभी ये जो स्टेक होल्डर्स जो, या सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस में कहूँ तो ऑर्गेनाइजेशंस का जो वर्क है वो सिर्फ डिलीवरी तक ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस का वर्क है कि वो पार्टिसिपेट करें, वो सभी लोगों को कलेक्टिवली साथ लेके चलें, और इसके अलावा जो अदर इश्यूज़ हैं जैसे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं और कॉमन पीपल की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उन ऑर्गेनाइजेशन से, उन सब को फुलफ़िल भी करने के बारे में
मीन्स इनको जोर देना चाहिए। ये मीन्स यहाँ पे स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस प्रोसेसेस में एक सिंपल सा मतलब है। इसके अलावा अगर हम और उसमें फर्दर ऐड करें कि what is mean by the governance, so the process of the governance, the word governance means the process of the coordination, and the coordinations among the three important players means government and the civil societies and the corporate world। तो तीन जो ये चीज़ें हैं मीन्स सिविल सोसाइटीज़, इसके अलावा गवर्नमेंट और कॉरपोरेट वर्ल्ड, उन सभी के बीच एक कोलैबोरेशन हो। ठीक है, इसके अलावा ये जो तीनों जो मैंने आपको बताए हैं, तो ये क्या करें, दे वर्क कोलैबोरेटली और दे वर्क इन ए कोऑर्डिनेशन टू ऑब्टेन और टू अचीव द सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट, एंड they also try to get help from the common people also, means they engaged in the participations, means जहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन हो, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ें और ये सभी लोग मिलके कहीं ना कहीं फिर वेल बींग के लिए काम कर सकें। सो in another important aspect, it means the communications where the stakeholders and the governance and the corporate sectors came in the collaborations or make a healthy relationship, and through which we can achieve our social and economic goals। तो ये गवर्नेंस का मतलब है। इसके अलावा द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू बी execute the public laws, and public agencies like government departments engage themselves in the executing the law, implementing the policies, and they also participate in the making the laws, and various other independent authority like the judiciary and various tribunals, they also helps in the formation of the good governance, है ना। जो जैसे रोल ऑफ गवर्नमेंट का रोल क्या है यहाँ पे, गवर्नमेंट का रोल ही है कि जैसे हमने देखा है वी हैव ए 3 टाइप ऑफ institutions in our constitutions, means legislature, executive and the judiciary। so legislature का काम क्या है, who make the law, executives का मतलब who implement the law, and judiciary का मतलब क्या है, dispute settlement institutions। so they all these 3 institutions work independently, है ना। तो यहाँ पे गवर्नेंस, जो गवर्नेंस का मतलब ही है द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द गवर्नेंस मीन्स दे मेक द लॉ विच इज़ मोर पीपल फ्रेंडली एंड द लॉज विच हेल्प्स द पीपल इन डिफरेंट वे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का काम ही है कि वो ऐसे कानून बनाएं जिससे कॉमन पीपल जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, है ना। एंड द रिमूवल ऑफ द सोशल एडिक्शंस मीन्स जो समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हटाने के लिए कानून हो। तो कानून बनाने के 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, या तो समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कम किया जा सके, या लोगों के वेलबींग के लिए, अच्छे के लिए, उनके ग्रोथ के लिए कुछ कानून होते हैं। तो इस आप कभी भी देखना 2 टाइप के ही कानून होते हैं। सो द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द गवर्नेंस इज़ टू एग्जीक्यूट द पब्लिक लॉज, मेकिंग द proper implementation the programs and execute the law and making policy, है ना। और इसके अलावा जो हम दूसरी बात करें कि नाउ इन द रिसेंट टाइम वी सी दैट आवर गवर्नमेंट, आवर लेजिस्लेटिव्स, पार्लियामेंट possesses or processes in the new laws which include the e-democracy concept or public conservations and participatory budgeting, collective policies। ठीक है, तो अभी क्या है, आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम में ये एक वर्ड कुछ जगह आपको न्यूज़पेपर में ज़रूर इसको देखने को मिलता होगा, जैसे ई गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो हम देखें कि पार्टिसिपेशन, जो पार्टिसिपेटरी बजटिंग है, पब्लिक कंजर्वेशंस है, कोलैबोरेटिव पॉलिसीज़ मेकिंग है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑल्सो इंगेज इन द डायलॉग अमंग द स्टेक होल्डर ऑफ द सिटीजन, है ना। कि कोई भी जब इम्प्लीमेंट होता है, कोई भी जो पॉलिसी आती है, तो हमारे जो गवर्नमेंट है वो स्टेक होल्डर से बात करती है, डायलॉग्स होता है। ठीक है, और इसके अलावा द टर्म क्वासी जुडिशियल प्रोसेस ऑल्सो इंक्लूड विच अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सच एज द मेडिएशन एंड द आर्बिट्रेशन।
तो कहने का मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वी हैव 3 डिफरेंट institutions in our constitutions, and all these 3 institutions work independently, means legislature, executive and judiciary. But in the concept of the governance, the real meaning of the governance is when all these 3 institutions, and along with civil societies, in civil societies means common people, NGO, different associations, religious institutions, इसके अलावा social institutions, student union, women associations, ये सब became the part of the civil society. And the corporate world means business houses. So all means the government institutions, the civil societies and the corporate world came together and make a policy, make a healthy conversations before the implementations of the program. और फिर उसके बाद जो लॉज जो बनाए जाएं, जो पॉलिसीज़ बनाई जाएं, वो बिकेम मोर फ्रेंडली इन नेचर, और ये इस तरीके से होगा। फिर जो इजी वे में वो जो पॉलिसीज़ हैं वो इजी इम्प्लीमेंटेशन हो, अफेक्टिवनेस उसमें हो, ट्रांसपेरेंसी हो, है ना। तो ये सब जो है हमें गवर्नेंस में ये जब करेंगे तभी हम गवर्नेंस का सही मायने में उसके जो रोल्स हैं, जो सोशल और इकोनॉमिकल जो अचीवमेंट है, जो तभी हम उसको अचीव कर सकते हैं। और इसके लिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट ज़रूरी काम है वो आजकल ई डेमोक्रेसी भी है, जो हमने देखा कि जहाँ पे चीज़ें जो हैं, जैसे सरकार भी कोई इम्प्लीमेंट करती है पॉलिसीज़ तो पहले एक पोल कराती है। आपने देखा होगा अक्सर ऐसा कि उसमें होता है कि भाई विंडो खुली हुई है, पीपल अपने सुझाव दे सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे जो कॉमन पीपल हैं उनको तो नहीं पता होता कि वो सुझाव कहाँ देने हैं, लेकिन एक होता है, ऐसे पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कॉमन पीपल की राय जानना चाहती है। इसके अलावा आपने देखा होगा नाउ स्कीम जो हैं वो कितनी इजी डिलीवरी उनकी हो गई है ई डेमोक्रेसी या ई गवर्नेंस के साथ, ठीक है। सेम जैसे वोटिंग सिस्टम ले लो कि पूरा हमें अगर वोटिंग का हमें वोटर कार्ड बनवाना है या इस चीज़ों के लिए अप्लाई करना है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं ई डेमोक्रेसी का ही पार्ट हैं। और इसके अलावा बजट जब होता है, ठीक है, तो पार्टिसिपेटरी बजट का मतलब ही है कि जो डिफरेंट जो प्लेयर्स होते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड्स, और उन सब से भी पूछा जाता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, है ना। एंड इसके अलावा अदर फॉर्म्स ऑफ डायलॉग और डेलिब्रेशंस ये सब हमें दिखाई देता है। तो ये सब जो पूरा टॉपिक था ये रोल ऑफ गवर्नेंस, और इससे पहले जो हमने बात की वो पूरा था कि स्टेक होल्डर्स इन द गवर्नेंस प्रोसेसेस। यहाँ पे अगर एक सिंपल सी बात अगर हम नोट में और समझें तो आप ध्यान रखना, वी ऑल नो हाउ मीडिया एज ए स्टेक होल्डर्स डिस्चार्ज दिस रोल in generating opinion and creating an aware and informed citizen। जैसे हमने जो डिफरेंट टाइप के मैंने आपको जो इंस्टीट्यूशंस बताए, जैसे उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में मीन्स एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इसके अलावा सिविल सोसाइटी जिसमें NGOs एंड डिफरेंट टाइप के एसोसिएशंस, इसके अलावा कॉरपोरेट वर्ल्ड। इन सब के अलावा अगर हम बात करें गवर्नेंस के केस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल मीडिया का भी है। सो मीडिया इज़ ऑल्सो एज ए media also played important role as a stakeholders, and media also generate opinion and creating an aware and informed citizen. So all these stakeholders means government or non-government stakeholders came together and they tried to get policies which is beneficial for the entire society. नेक्स्ट है हमारा कि सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन द गवर्नेंस प्रोसेस। सो व्हाट इज़ मीन बाय दैट, मीन्स द स्टेक होल्डर गवर्नेंस मॉडल इज़ फोकस्ड और एम्फेसाइज्ड इन द हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब कि जहाँ अब ये जो जैसे सिविल सोसाइटीज़ हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड हैं, गवर्नमेंट है, मीडिया है, तो ऑल लाई इन ए हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर, मीन्स यहाँ पे कोई भी ऊपर और नीचे नहीं होगा। ये सभी जो लोग हैं, सभी जो ये स्टेक होल्डर्स हैं, ये क्या है, एक हॉरिजेंटली स्ट्रक्चर के रूप में एक साथ हैं और इसी चीज़ पे जोर है। तो यहाँ पे गवर्नेंस प्रोसेस को अगर हमें इम्प्रूव करना है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ द गवर्नेंस,
then we make the horizontal organization structure. And also now in many democratic countries, many countries are committed to find solution for the complex socio and economic problems collectively. मीन्स पहले क्या होता था, पहले ऐसा समझा जाता था कि सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बट नाउ ऐसा नहीं है. अब गवर्नमेंट है, जैसे मैंने कहा कि अदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स है, मीडिया है, और ऑल जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं ये कलेक्टिवली काम करते हैं और इनका फोकस होता है जो कॉम्प्लेक्स सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सोसाइटी से कैसे रिमूव किया जाए. इसके अलावा the stakeholders participation is more, especially in the area of the environment, sustainability development, and the land uses, community based plannings and disaster risk management. जैसे पिछली जो यूनिट हमने उसमें भी देखा था, याद हो तो मुंबई का मैंने एग्जांपल दिया था कि कैसे वहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट करके और वर्सोवा जो बीच है उसको कैसे उन्होंने साफ़ किया. सो इन द सेम वे नाउ स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो अलग अलग मीन्स गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स एंड नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, ये सभी के सभी क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं. और सबसे मेन चीज़ ये यहाँ पे अब गवर्नेंस के केस में क्या है ना, पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ गया है. और स्पेशली जो कुछ मुद्दे हैं, जैसे आपने देखा होगा एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ एंड द डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज़, लैंड यूजिंग, कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें जो हमें पार्टिसिपेशन जो है वो स्टेक होल्डर्स का ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है. ठीक है, तो यही उसकी सिग्निफिकेंस है. मतलब पहले ऐसा नहीं था. बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नेंस, अगर हम बात करें बिफोर द LPG रिफॉर्म और इवन वी कैन से बिफोर द 21st सेंचुरी से अगर पहले आप जाएंगे तो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था. द कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नेंस वॉज मिसिंग बिफोर द 21st सेंचुरी. But after the LPG reforms, after the privatization, liberalization and the globalization era, and we can say after the internet revolution, especially in the form of internet और phones और ये सब जो चीज़ें आई, उसके बाद से the concept of governance is extending at very high rate, कि वो बढ़ते जा रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है ना. और अभी जो गवर्नेंस का जो मतलब ही है वो यही है कि सभी को साथ लेके चलना होगा. ठीक है, और वेरियस जो इशू पहले अब आप देखो, इन्वायरमेंट इशू वॉज नॉट मच इम्पोर्टेंट बिफोर द 21st सेंचुरी, बट नाउ इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, लैंड यूजेस, कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग्स, ये सभी जो इशू हैं ये 21st सेंचुरी में इनकी बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है. और पहले जो था, पहले कहीं ना कहीं जो संस्थाएं थी वो हॉरिजेंटली वर्क करती थी, मीन्स सरकारें हैं वो है डोमिनेट करती थी, बट ऐसा नहीं है. अब जो सरकार है वो मोर फ्रेंडली, मोर कोलोब्रेशन के साथ चलती हैं, और जो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स जो मैंने बात की, ठीक है, वो सभी लोग मिल के अब काम करते हैं टू रिमूव द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ द सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इसके अलावा है स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट इन द गवर्नेंस. सो यहाँ पे अगर हम बात करें द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स टेक वेरियस फॉर्म, मीन्स उसमें जो स्टेक होल्डर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है तो वो अलग अलग उनकी वेरियस फॉर्म इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है. पहली है मीन्स कम्युनिकेशंस, कि कम्युनिकेशन एक के रूप में, मीन्स अभी क्या है, जो स्टेक होल्डर्स जो हैं, और जब भी ये वर्ड आपको स्टेक होल्डर्स का नाम आए तो पहले भी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, स्टेक होल्डर्स का मतलब ही है कि दोनों एक्टर, और जो स्टेट एक्टर और नॉन एक्टर. और दूसरी चीज़ स्टेक होल्डर्स जो कौन, हमने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि जो कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं, कोई पॉलिसीज़ बनती है, और किसके अलावा कोई हमें प्लान को एग्जीक्यूट करना है अगर गवर्नमेंट को, तो वहाँ पे जो लोग अफेक्ट होते हैं नेगेटिवली और पॉजिटिवली, दे ऑल आर द स्टेक होल्डर्स. तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट जो गवर्नेंस में है वो कैसे होगी, तो सबसे पहला तरीका है कम्युनिकेशन के थ्रू, है ना. तो कम्युनिकेशन इज़ द वन फॉर्म इन विच वी कैन इन्वॉल्व और वी कैन इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स. सेकेंड जो है वो है कंसल्टेशंस, मीन्स जो कंसल्ट क्या होता है, कंसल्ट का मतलब होता है ना किसी से आप राय लेते हो, है ना. तो कंसल्टेशंस का मतलब ये है यहाँ पे गैदर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स.
कि जो स्टेक होल्डर्स जो है उनसे भी आप अपनी राय लीजिए, उनसे भी आप अपना ओपिनियन है वो जानिए और उनसे भी कंसल्ट करिए, है ना। तो एक अच्छा गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज्ड होगा। नेक्स्ट पार्टिसिपेशन, कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन भी वो जब करते हैं तो गवर्नेंस जो है वो राइज करती है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशंस, मीन्स कई बार आपने देखा होगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड वेरियस एनजीओ हैं, ठीक है, जो पूरा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके काम करते हैं। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन की भी बात है, सेम जैसे फार्मर्स यूनियन है, इसके अलावा स्टूडेंट यूनियन है, वुमेन्स यूनियन है। तो जब भी कोई ऐसे स्टूडेंट पे बात होती है, स्टूडेंट यूनियन, किसानों की कोई बात उठती है तो किसानों की यूनियंस, ये सब भी अब स्टेक होल्डर्स में इंक्लूड हैं और ये गवर्नेंस को बेहतर ही बनाते हैं। क्योंकि इसमें एक चीज़ भी देखो ना, अभी जो किसान आंदोलन था आपने देखा होगा, उसमें जो ये रिप्रेजेंटेशन थे, मीन्स जो किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्होंने फाइनली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो डिसीजन है उसको बदलने पे मजबूर किया, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कोलैबोरेशन एंड द पार्टिसिपेशन, एंड इसके अलावा एक बैलेंस्ड जो मतलब को डिसीजन एंड को प्रोडक्शन, तो को वर्ड का मतलब ही है यहाँ पे एक तरीके से कॉमन हुड की साथ, या मीन्स हम कहें कि वी की फीलिंग के साथ काम करना। सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स थ्रू विच द स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द गवर्नेंस प्रोसेस, है ना। तो वाया कम्युनिकेशन, वाया कंसल्टेशन, वाया पार्टिसिपेशन, वाया रिप्रेजेंटेशन, वाया कोलैबोरेशन इन द पार्टनरशिप, एंड द वाया को डिसीजन एंड द को प्रोडक्शन। अब इसी में ही अगर हम समझें that parliament form of democracy is also the part of the stakeholder governance. So parliamentary democracy is the best example of the stakeholder governance, because in the parliamentary form of government, the citizens actively participating in the democratic processes, है ना। and after the, especially after the amendment of the 73rd and 74th constitutional amendment which came in the 1992, and the RTI Act of 2005, and the Citizen Charter which we adopt from the UK, and इसके अलावा various ombudsmen's गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इसका क्या मतलब होता है? ombudsmen's का मतलब ही होता है जो रिडर्सियर मैकेनिज्म, मीन्स जहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसकी सुनवाई हो सके, है ना। तो वो सब वो कंप्लेंट्स को सोल्व करने के लिए ओम्बुड्समेंट जो हैं वो मतलब ऐसे वर्क किए गए। इसके अलावा वेरियस ट्रिब्यूनल्स एंड द लोकल फंड, है ना। इसके अलावा सोशल ऑडिट, ये सारी जो चीज़ें हैं इन्होंने कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया है गवर्नेंस को, है ना। तो एक तो हमने ये पार्ट वेरियस फॉर्म में देखा कि कैसे स्टेक होल्डर कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं गवर्नेंस में, और इसके अलावा हमने देखा कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी बेस्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि पीपल वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें गवर्नेंस में। और सरकार ने भी ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, हमारी जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, उसने भी ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिससे कि गवर्नेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन पीपल तक पहुंच सके और कॉमन पीपल को साथ लेके वो चलें। जैसे हमने देखा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, तो ये 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट है ये क्योंकि ग्रास रूट लेवल के लिए है, तो वहाँ पे इसका मतलब साफ है ना कि सरकार ने ये कानून बनाया और इसके तहत वो वहाँ के जो कॉमन पीपल हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे जो पीपल हैं, उनका सरकार पार्टिसिपेशन चाहती है इसके थ्रू, और वो हो भी रहा है, हमें पंचायतों के रूप में वो दिखता है। RTI आप देख लो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके तहत हम सरकार से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। सिटीजन्स चार्टर, जहाँ पे एक डिलीवरी मीन्स अगर जो बिजनेस हाउसेज हैं या इवन गवर्नमेंट, तो वो प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ों को डिलीवर करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो हमने देखा, जो मैंने आपको बताया कि ओम्बुड्समेंट का मतलब होता है रिडल्सल मैकेनिज्म, मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे संस्थाएं, हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाती हैं कि पीपल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है हमारी गुड गवर्नेंस को लेके। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर्स इन द गवर्नेंस। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जो स्टेक होल्डर गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो उसके क्या कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे सबसे पहला तो आप ले सकते हो कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 में आई थी।
इसके अलावा इसमें क्या था कि एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो और वहाँ पे जो कॉमन पीपल हैं, ठीक है, कैसे उनको भी साथ में जोड़ा जाए ताकि डिफॉरेस्टेशन कम से कम हो, क्योंकि पेड़ों को बहुत ज़्यादा तरीके से काटा जा रहा था। ठीक है, इसके अलावा जो एनिमल्स हैं उनकी भी हंटिंग की जा रही थी। तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं ना कि सभी को साथ लेके चलना, तो ये जो है ना कि स्टेक होल्डर इन गवर्नेंस का मतलब जो सभी को साथ जो लेके सरकार चली है गवर्नेंस कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए, उसके कौन से एग्जाम्पल हैं। तो उसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमने देखा ना कि नेशनल फॉरेस्ट जो पॉलिसी है वो इसी चीज़ की ओर इशारा करती है कि कैसे हमने अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए पीपल्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराया। ठीक है, दूसरा जो है वो आरटीआई, जो मैंने ऊपर भी आपको बताया कि जब आरटीआई आया तो वो एक्चुअल में राजस्थान से वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, तो किसान मजदूर जो शक्ति संगठन है राजस्थान का, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया राजस्थान से, और उसके बाद तो एक वहाँ से हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है स्टेक होल्डर्स का। ठीक है, और वो जो लोग थे उनकी जो मूवमेंट है उसी के चलते बाद में आरटीआई जैसी एक रिवोल्यूशनरी जो स्टेप है वो गवर्नमेंट ने लिया। तो ये भी आरटीआई जो है एक दूसरा एग्जांपल्स है कि कैसे स्टेक होल्डर्स ने गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए वर्क किया। नेक्स्ट है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट इज़ ऑल्सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन द गवर्नेंस, जहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशंस में पंचायत के थ्रू। नेक्स्ट है जैसे DMRC, द दिल्ली मेट्रो एंड द रेल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कोलोबरेटिव वेंचर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द दिल्ली गवर्नमेंट, है ना। इसके अलावा जो हम बात करें कुछ जो जैपनीज़ जो इंटरनेशनल जो कॉरपोरेशन एजेंसीज़ हैं, इसके अलावा जो और अदर कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो कहने का मतलब जो DMRC भी है ना, इसमें भी आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, क्योंकि DMRC में गवर्नमेंट ने भी पार्टिसिपेट किया है, उसमें प्राइवेट जो जैपनीज़ जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसीज़ है उसने भी पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा इंडिया के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज, उसने भी पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा कुछ कंसल्टेंसी जो, क्योंकि भाई आपको लेबर भी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, आपको और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो इसका मतलब ये जो DMRC है ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है स्टेक होल्डर का। ठीक है, किसमें, गवर्नेंस के केस में। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन द गवर्नेंस। नेक्स्ट में है कि अगर आपसे पूछ ले कि जो हमने देखा कि वेरियस टाइप के जो ये स्टेक होल्डर्स जो हैं, जिसमें हमने देखा कि कैसे वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसी को, तो क्या उसको लेके चैलेंजेस भी हैं। तो हाँ, चैलेंजेस तो होते ही हैं, हर जगह कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है सही करने की। तो जैसे चैलेंजेस क्या है उसमें, एक तो लैक ऑफ क्लैरिटी, कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स जो हैं, आज के दिन भी बहुत सारे लोग जो इलिटरेट हैं, गरीब हैं, तो उनको ज़्यादा पता नहीं है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, तो लैक ऑफ क्लैरिटी है। इसके अलावा इनएडवोकेट अरेंजमेंट, कि कई बार क्या होता है कि जो अरेंजमेंट जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाती, तो उससे भी चीज़ें डिले होती हैं कई बार। तो अगर अरेंजमेंट, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट और एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाए जहाँ पे चीज़ें और स्मूथली और फास्ट हो सकें, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ द पॉलिटिकल विल एंड लीडरशिप। कई बार क्या होता है, जैसे अभी करंट गवर्नमेंट है तो वो तो बहुत इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वेरियस जो जैसे जो कोएलिशन की जो गवर्नमेंट होती हैं, तो वो ज़्यादा मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग विल नहीं दिखाती, है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं, भाई जैसे अब मैंने कहा ना, आप किसी भी स्टेट के CM हो तो उसको वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों से बात करनी होगी, उनसे मीटिंगें करनी होंगी। मीन्स गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर वो पॉलिटिकल विल और वो लीडरशिप जो विल है ना, अगर वो अब्सेंस हुई तो भी ये जो गवर्नेंस है ना, ये फिर काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है कि जैसे लैक ऑफ द क्लैरिटी ऑन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि कई बार क्या है कि स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनके अलग अलग काम हैं जैसे, लेकिन कई बार जैसे मीडिया को अपनी स्ट्रेंथ नहीं मालूम होती। सेम कई बार सिविल सोसाइटीज़ हैं, उनको भी अपनी स्ट्रेंथ जो है, मीन्स अपनी जो उनकी एक ताकत है, उनको लेके उनको क्लैरिटी नहीं होती, है ना। तो बात सिंपल है कि स्टेक होल्डर्स जो हमारे अलग अलग हैं, जिसमें नॉन एक्टर सिविल सोसाइटीज़ भी आ जाएंगी, इसमें कॉरपोरेट वर्ल्ड आ जाएगा, इवन कॉमन पीपल जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं क्लैरिटी कम है अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अगर वो अच्छे से उनको पता हो कि हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होगा गवर्नेंस के लिए।
और नेक्स्ट है कि कई बार क्या होता है कि अनविलिंगनेस टू अडेप्ट ए न्यू सर्कमस्टांसेस, जैसे देखो क्या है ना, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। सो द रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब हमें जो कुछ ऐसे रुकावटें आ गई, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें उसको बदलना होगा, उसको चेंज करना होगा और न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि पुरानी सोच के साथ ही हम आगे बढ़े और गवर्नेंस को हम फ़ायदा पहुँचाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो वी हैव टू बी ज चेंज। आगे है इन एडवोकेट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन मैकेनिज्म, कि कई बार क्या होता है अपर्याप्त, इन एडवोकेट का मतलब ये होता है कि मॉनिटरिंग जो पॉलिसी है कि जैसे कोई वर्क हो रहा है तो कहाँ तक वो उसके उसमें इम्प्रूवमेंट हुई, कहाँ तक वो काम आगे बढ़ा, उसमें कहाँ पे खामियां रह गई, तो ये कई बार जो मॉनिटरिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती। सो अगर इन सब चैलेंजेस को अगर एड्रेस कर दिया जाए, ठीक है ना, तो गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो काफ़ी बेहतर तरीके से फिर वर्क करेगा। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स पूरा चैप्टर। और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए, बिल्कुल ये क्रीम नोट्स, ठीक है, 4 से 5 पेज में ये बिल्कुल मैंने बनाए हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट हैं। और ये जो नोट्स है ना, ये इग्नू का जो मटेरियल है उसको साथ में लेके और साइड में, मतलब इग्नू के जो मटेरियल को इजी वे में ट्रांसलेट करना एक तो, ठीक है, और दूसरा जो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो पॉइंट है वहीं इसमें मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप चाहें तो आप इसको, और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कुछ इंटरनेट की जो से की मदद से लेके, मीन्स ये जो आपको सिर्फ 4-5 पेज दिख रहे हैं, इसके पीछे बहुत रिसर्च करके ये नोट्स बनाए जाते हैं। तो जो जिनको भी लगता है कि इनको नोट्स चाहिए तो वो मुझे मेल या मैसेज करके ले सकता है। ओनली 10 रुपीज़ में पर्टिकुलर ये यूनिट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बस एक चीज़ उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, मीन्स ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको जो फाइनेंशियली मजबूत हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो हो सके तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप कंट्रीब्यूट करें जितना भी आप कर सकते हैं, तो इससे बहुत हेल्प होगी। एंड मेरा यही सपना है कि मैं इस चैनल को बहुत आगे लेके जाऊं। ठीक है, और इसमें मुझे आप लोगों की जो सपोर्ट है वो हमेशा मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच।